साल 2014 की शुरुआत में ओरेगन के एक छोटे से शहर में जंगलों के बीचों बीच 20 एकड़ का एक फार्म बना हुआ था। और जब वहां से उस इलाके का एक आदमी लापता हुआ तो पुलिस उस फार्म पर पूछताछ करने के लिए पहुंची, क्योंकि आखिरी बार उस लापता आदमी को उस फार्म में ही देखा गया था। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की, पर उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला। वो बस वहां से जाने ही वाले थे कि तभी उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि अगले दिन वो खबर पूरे देश के न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन गई। ऐसा क्या हुआ था इस फार्म के अंदर कि जिसने पूरे देश को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया था? सब कुछ बताऊंगा आपको इस दर्दनाक कांड के बारे में। उससे पहले मैं वासु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कर्म्या कांड पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। केस के डिटेल में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हो सके तो चैनल को अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स जो कि ऐसी रोचक कहानियां सुनना पसंद करते हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि कर्मकांड की फैमिली जल्द से जल्द बड़ी हो जाए और मैं और भी मोटिवेशन के साथ आपके लिए दुनिया के ढेर सारे हीनियस और दर्दनाक केसेस को कवर कर सकूं। तो चलिए इस केस को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं और जानते हैं क्या हुआ था इस दर्दनाक कांड में। तो ये केस शुरू होता है सूजन मोनिका नाम की लड़की से, जिसका जन्म यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया में सन 1948 में हुआ था। सूजन इतनी काबिल और होनहार महिला थी कि इसने वियतनाम वार के वक्त यूएस नेवी में अपना योगदान दिया था। नेवी में कुछ साल सर्व करने के बाद उसने अपना इंजीनियरिंग करियर शुरू किया और सैन फ्रांसिस्को में एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब करने लगी। सूजन की लाइफ मजे में कट रही थी। वो रोज सुबह जॉब पर जाती, अपना काम करती, घर वापस लौटती, अपना खाना पीना खाकर सो जाती और सुबह उठते ही उसका वापस वही रूटीन शुरू हो जाता। वहां रहते हुए उसके काफी दोस्त भी बन गए थे, जिनके साथ वो वीकेंड्स पर और छुट्टियों के वक्त एंजॉय किया करती थी। पर कहीं ना कहीं वो अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी से सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी है। काफी लंबे टाइम तक ऐसा ही चलता रहा, पर 1990 के आते आते सूजन इस रोजमर्रा की रूटीन, थकान और मोनोटोनस लाइफ से तंग आ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सब चीजें उसे अपनी लाइफ में अब और नहीं चाहिए और वो इस भीड़ भाड़ से दूर कहीं अकेले रहना चाहती है। उसने मन बना लिया था कि वो इस भीड़ भाड़ से दूर एक फार्म खरीदेगी और अपना जीवन यापन करने के लिए सब्जियां उगाएगी और अपने फार्म में जानवर भी पालेगी, ताकि वो उनको बेचकर पैसा कमा सके। अब इसे किस्मत कहें या डेस्टिनी कहें, क्योंकि सन 1991 के आते आते उसका ये सपना भी पूरा हो गया, क्योंकि उसने सैन फ्रांसिस्को में रहते ही ओरेगन के जंगलों के बीचों बीच एक 20 एकड़ का फार्म खरीद लिया था। ये फार्म तेज रफ्तार शहर से काफी दूर सुकून भरी जगह पर था। उसने फार्म तो खरीद लिया था, पर यह जगह किसी भी तरीके से फार्म जैसी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इस जगह पर दूर दूर तक बस जंगल ही जंगल थे। और इस 43 साल की महिला ने बिना कुछ सोचे समझे इस जंगल के बीच में 20 एकड़ की जगह को खरीद लिया था। कोई आम इंसान होता तो शायद उसे लगता कि उसने अपना नुकसान करा लिया है, पर इसके बिल्कुल विपरीत सूजन खुश थी कि उसे ऐसी ही जगह की तो तलाश थी जहां वो बिल्कुल शुरुआत से अपना सपनों का घर बना सके। तो फार्म खरीदने के बाद फाइनली उसने अपनी जॉब छोड़ दी और वो अपना सामान गाड़ी में रखकर अपने फार्म के लिए निकल गई। उस जगह पर पहुंचने में उसे काफी तकलीफ हुई, क्योंकि रास्ता एकदम छोटा और कच्चा था। पर जैसे तैसे वो अपनी गाड़ी के साथ उस जगह पर पहुंच गई, जो कि एकदम बिल्कुल खाली था। वहां बस दूर दूर तक पेड़ ही पेड़ थे। पर इसके बावजूद सूजन इतनी बड़ी जगह देखकर काफी एक्साइटेड थी। वो खुश थी कि वो यहाँ पर अपना सपनों का घर बनाएगी। अगले काफी महीनों तक सूजन ने कड़ी मेहनत की और खुद ही अकेले बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से पेड़ों को काटना शुरू किया। और देखते ही देखते उसने खुद ही बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना शुरू कर दिया। वैसे भी वो पेशे से इंजीनियर तो थी ही, इसलिए उसे एक्सपीरियंस था कि कैसे सेफली घरों को बनाया जाता है। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत करने के बाद अब सूजन का फार्म पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका था। उसने उस फार्म को पूरी तरीके से एक रहने लायक जगह में तब्दील कर दिया था। उसने उस फार्म के अंदर अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाया। उसके साथ साथ उसने जानवरों को पालने के लिए एक बान या हिंदी भाषा में बाड़ा या खलियान बनाया, जहां जानवर रात के समय या खराब मौसम के वक्त रह सके। इसके अलावा उसने जानवरों के रहने के लिए अपने फार्म के एक बड़े हिस्से में चारों ओर से फेंसिंग कर दी और उसने वहां ढेरों जानवर लाकर छोड़ दिए, जिसमें की गिनती में सूअर ज्यादा थे। कुछ टाइम तक सब ठीक चला, पर धीरे धीरे सूजन को समझ आने लगा कि मुश्किल काम फार्म बनाना नहीं बल्कि उसे मेंटेन करना है।
रोज सुबह सुबह उठना, अपने सारे काम निपटाना, उसके साथ साथ जानवरों का पालन पोषण करना, उनके मल मूत्र को साफ करना और अपने नए नए आइडियाज पर काम करना, ये काफी थका देने वाला काम था। फार्म बनाने के कुछ महीनों बाद ही उसे एहसास होने लगा कि वो ये सब काम अकेले तो नहीं कर सकती है, और उसे ये एहसास हो गया कि उसे अपने रोजमर्रा के कामों को करने के लिए एक हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, जो कि घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ उसके सारे जानवरों का ख्याल रख सके। इसी कोशिश में उसने पैम्पलेट्स छपवाए और ओरेगन और उसके आसपास के इलाकों में वो पैम्पलेट्स चिपका दिए। इसके अलावा उसने न्यूज़पेपर्स में भी अपना इश्तिहार देना शुरू कर दिया। इन इश्तिहारों से उसे जल्द ही फायदा मिला और उसके फार्म पर अलग अलग तरह के लोग पहुंचने लगे। ज्यादातर लोग जो सूजन के पास नौकरी की तलाश में आया करते थे, वो ऐसे लोग थे जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं था। बाहर के देशों में ऐसे लोगों को जिप्सी और हमारी भाषा में बंजारा कहा जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता है, और वो अपना पूरा जीवन अलग अलग जगहों पर घूमकर और छोटे मोटे काम कर अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा सूजन के पास नौकरी की तलाश में ऐसे भी लोग आया करते थे जिनका कोई छोटा मोटा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, जिस वजह से उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही हो। पर सूजन को इन चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी। वो बस ये चाहती थी कि जिस किसी को भी वो नौकरी पर रखे, वो व्यक्ति मेहनती हो और उस जगह की शांति को रिस्पेक्ट करे। पूरे 30 सालों का समय बीत गया था। सन 1991 में सुजैन ने अपना फार्म शुरू किया था, और अब यहाँ तकरीबन 2011 का टाइम आ चुका था। इन 20 सालों में सुजैन के फार्म में दर्जनों लोगों ने काम किया, जो कि उसकी दोनों बातों का ध्यान रखते। इसमें से कुछ लोगों ने उसके फार्म पर काफी कम समय के लिए काम किया और कुछ लोग थोड़ा लंबा टिके। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता, लोग सुजैन के फार्म पर काम करते और फिर दूसरे काम की तलाश में कहीं और निकल जाते। और जब भी ऐसा होता कि सुजन के फार्म में काम कर रहा एम्प्लॉय अपना काम छोड़कर चला जाता, तो सुजन दोबारा अपने फार्म में काम करने के लिए पैम्पलेट्स बांट दिया करती और अखबारों में इश्तिहार दे दिया करती थी। इन 20 सालों में कई टेम्पररी लोग आए जिन्होंने सुजन के फार्म पर काम किया और कुछ समय के बाद अपने अपने लाइफ में कुछ और काम करने के लिए आगे बढ़ गए, और सुजन ने दोबारा कभी उनकी कोई खबर नहीं सुनी। पर अब ये बदलने वाला था। ऐसा करते करते साल 2014 का समय आ गया। सूजन ने अपनी नौकरी वगैरह सब कुछ पहले ही छोड़ दिया था, और वो इस फार्म के अंदर ही परमानेंट शिफ्ट हो चुकी थी। बहुत ही रेयर ओकेशंस पर वो शहर जाया करती थी और उसे अपनी यही जिंदगी पसंद थी। तो दिन था 1 जनवरी 2014 की सुबह का। सूजन उस वक्त तक 66 साल की हो चुकी थी। सुबह के वक्त जब वो अपने फार्म का सारा काम खत्म कर कर अपने घर के गेट के पास बैठी हुई थी, तो उसने देखा कि दूर से एक कार उसके फार्म की तरफ आ रही है। सूजन के लिए ये एक बहुत ही रेयर ओकेशन था, क्योंकि वो अकेले एक जंगल में रहा करती थी और वहां उसे मिलने कोई नहीं आता था। खैर, गाड़ी सूजन के फार्म के अंदर आकर ठीक उसके घर के बाहर रुकती है, जहां सूजन खड़े खड़े उस गाड़ी को देख रही थी, और उस गाड़ी से 2 जवान लड़के और एक लड़की उतरती है। और इससे पहले कि सूजन उनसे कुछ पूछ पाए कि वो कौन है और यहाँ क्यों आए हैं, वो तीनों खुद सूजन को बताते हैं कि वो यहाँ अपने पिता रॉबर्ट हैनी को खोजते हुए पहुंचे हैं। उनके पिता रॉबर्ट ने उन्हें कुछ महीने पहले बताया था कि वो सूजन मोनिका नाम की एक महिला के फार्म पर काम करते हैं, जिसके लिए सूजन उन्हें कुछ पैसे देती है, और साथ ही सूजन ने उन्हें उनका कैंपर अपने फार्म में लगाने की परमिशन भी दे दी थी। रॉबर्ट के लिए ये एक अच्छा सौदा था, क्योंकि फार्म पर सूजन की मदद करने के बदले उन्हें जो पैसे मिलते थे, उससे रॉबर्ट का गुजारा हो जाता था और वो फार्म पर ही लगे अपने कैंपर में सो जाया करता था। तीनों बच्चे सूजन को बताते हैं कि उनके पिता रॉबर्ट हैनी कुछ महीनों के अंतराल में उनका हालचाल पूछ लिया करते थे, पर काफी महीने बीत गए थे, ना ही उनका कोई कॉल आया और ना ही उनकी कोई खबर उनके पास पहुंची थी। इसलिए वो अपने पिता को लेकर काफी चिंतित हैं, और वो उन्हें ढूंढते हुए सूजन के फार्म तक पहुंच गए थे। बच्चों के मुंह से जैसे ही सूजन ने रॉबर्ट हैनी का नाम सुना, उसे याद आता है कि हाँ, इस नाम का एक आदमी उसके फार्म पर काम करने के लिए पिछले साल के शुरुआती महीनों में आया था। तो सुजैन रॉबर्ट हैनी के बच्चों को बताती है कि हाँ, उसके पिता रॉबर्ट हैनी नौकरी की तलाश में उसके फार्म पर आए थे और उन्होंने उसके फार्म पर काम भी किया था। वो आगे बताती है कि वो अपने कैंपर में रहा करते थे, क्योंकि सुजैन ने उन्हें रहने के लिए कोई कमरा ऑफर नहीं किया था, क्योंकि रॉबर्ट ने ही सूजन को कहा था कि उसे सिर्फ काम की तलाश है और वो अपने रहने खाने का बंदोबस्त अपने कैंपर में ही कर लेगा, जिसको कि वो सूजन के फार्म पर ही पार्क किया करता था। वो आगे बताती है कि रॉबर्ट को उसके फार्म पर काम करना काफी पसंद आ रहा था और वो काफी मेहनती और शांत किस्म का आदमी था।
और इसके साथ साथ उसके पास एक पालतू कुत्ता भी था जो कि रॉबर्ट के साथ ही कैंपर में रहता था। सूजन बताती है कि 5 महीने उसके फार्म पर अच्छे से काम करने के बाद रॉबर्ट के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। उसने बहुत अधिक शराब पीना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो फार्म का कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा था और पूरे दिन वो अपने कैंपर के बाहर बैठकर चिल्लाता और बड़बड़ाता रहता था और अपने आप से कहता था कि वो उससे बदला लेगा। कुछ दिनों तक जब ये लगातार होता रहा, तब सूजन ने डिसाइड किया कि वो रॉबर्ट के पास जाएगी और उससे इस बारे में बात करेगी, क्योंकि रॉबर्ट की इन हरकतों की वजह से फार्म की शांति भंग हो रही थी। सूजन के पूछने पर वो बताता है कि कुछ समय पहले उसके परिवार में से एक बच्चे का बुरी तरीके से शोषण हुआ था और उसे अंदर ही अंदर इस बात का पछतावा था कि वो वहां पर अपने बच्चे को बचाने के लिए मौजूद नहीं था। इसी अफसोस में वो दिन भर पीता रहता और उस आदमी से बदला लेने के बारे में सोचता रहता। अब सूजन को समझ में आ गया था कि रॉबर्ट इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे लगा कि शायद रॉबर्ट कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाए, पर वो नहीं सुधरा। इसी वजह से सूजन ने मन बना लिया था कि वो अब रॉबर्ट को नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि उसकी वजह से उसके फार्म की शांति भंग हो रही थी। पर इससे पहले कि सूजन रॉबर्ट के पास जाती, एक सुबह रॉबर्ट खुद ही सूजन के दरवाजे पर खटखटाता है और दरवाजा खोलने पर वह सूजन के हाथ में पैसों से भरा हुआ एक एनवलप देकर उससे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहा है, तो क्या वो कुछ वक्त के लिए उसके डॉग की देखभाल कर सकती है। रॉबर्ट के इस बदले हुए रूप को देखकर सूजन आश्चर्यचकित हो जाती है और रॉबर्ट से वो एनवलप लेकर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे डॉग की देखभाल कर लूंगी। इससे पहले कि वो रॉबर्ट से कुछ और पूछ पाए, रॉबर्ट उसका शुक्रिया अदा कर वहां से निकल जाता है। थोड़ी ही देर बाद सूजन देखती है कि उसके फार्म के बाहर एक सफेद रंग की गाड़ी आती है और रॉबर्ट उस गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। सुजैन ने बच्चों को बताया कि यह लगभग 4 महीने पहले सितंबर में हुआ था और रॉबर्ट के जाने के बाद से लेकर अब तक उसे रॉबर्ट की कोई खबर नहीं मिली। बावजूद इसके कि उसका पालतू कुत्ता सूजन के पास है, वो उस फार्म में दोबारा नहीं आया और उसका बहुत सारा सामान अभी भी उसके कैंपर में ही मौजूद था। इसके बाद सूजन बच्चों को अपने फार्म के उस कोने में लेकर जाती है जहां रॉबर्ट का कैंपर लगा हुआ था और जब वे अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि उनके पिता की सभी चीजें वहीं पड़ी थी। लेकिन इन सब सामान के बीच में एक चीज ऐसी थी जो उनको बहुत ज्यादा खटक रही थी और वो थी रॉबर्ट की टूल बेल्ट। उनको पता था कि उनके पिता की आदत है, वो जब भी कहीं बाहर जाते थे, चाहे थोड़े दिनों के लिए जा रहे हों या फिर लंबे टाइम के लिए, लेकिन वो हमेशा ही अपने शरीर के ऊपर अपना टूल बेल्ट लाद कर चलते थे, क्योंकि वो पेशे से एक मैकेनिक थे और साथ ही कैंपर में रहते थे। तो उन्हें हमेशा लगता था कि कभी अगर कैंपर में कोई खराबी आ जाए या रास्ते में कहीं किसी के लिए उन्हें कुछ काम करना पड़ जाए जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे मिल जाए उनके काम के बदले में, इसी वजह से वो हमेशा ही अपने साथ अपना टूल बेल्ट रखते थे। पर ऐसा पहली बार हुआ था कि उनके पिता इतने महीनों से गायब थे और अपना टूल बेल्ट भी साथ लेकर नहीं गए थे। ये देखकर बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। रॉबर्ट के कैंपर से बाहर निकलकर बच्चों ने सूजन का धन्यवाद किया और उससे कहा कि अगर उन्हें उनके पिता के बारे में कुछ भी पता चले तो वो उन्हें इसकी जानकारी दे। सूजन ने भी बच्चों को आश्वासन दिया और उनसे कहा कि अगर उसे रॉबर्ट के बारे में कुछ भी खबर मिलती है तो वो उनसे संपर्क करेगी। और फिर तीनों बच्चे अपनी गाड़ी में बैठकर फार्म से बाहर निकलते हैं और सीधा वहां के नजदीकी डिस्ट्रिक्ट जैक्सन काउंटी की तरफ चल देते हैं। जैसे भारत में हर प्रदेश के अंदर अलग अलग जिला या डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे ही यूएस में इन डिस्ट्रिक्ट को काउंटी कहा जाता है। जैक्सन काउंटी के पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो बच्चे अपने पिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि उनके पिता जंगल में बने इस फार्म पर काम करने के लिए कुछ महीने पहले आए थे और अब पिछले 4 महीनों से वो लापता है। हालांकि उन्हें इस बात का एहसास था कि उनके पिता का पता लगाना बहुत मुश्किल का काम होने वाला है, क्योंकि उनके पिता एक ट्रांजिएंट लाइफ जी रहे थे। उनके पास ना तो मोबाइल फोन था, ना ही कोई परमानेंट एड्रेस और ना ही वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी मदद से उन्हें ट्रेस किया जा सके। पुलिस वाले भी रॉबर्ट के बच्चों से सहमत थे कि उनके पिता का इस तरह से अचानक गायब हो जाना एक बड़ी चिंता की बात थी। सूजन के साथ हुई उनकी आखिरी बातचीत में उन्होंने बहुत अधिक शराब पीने और अपने बच्चे के हमलावर से बदला लेने के बारे में बात की थी और इसी जानकारी से पुलिस की टीम बहुत चिंतित थी, ये सोचकर कि रॉबर्ट ने बाहर जाकर किसी की हत्या ना कर दी हो और अब वो फरार हो गया हो। खैर, पुलिस ने रॉबर्ट की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और उसे ढूंढना शुरू किया
इसी के मद्देनजर पुलिस ने रॉबर्ट के बच्चों से पूछा कि उन्हें कोई ऐसी चीज याद है जो रॉबर्ट के पास हो जिससे उसे ट्रेस किया जा सके। काफी ज्यादा दिमाग में जोर डालने के बाद उनमें से एक बच्चे को याद आता है कि उनके पिता के पास एक ईबीटी कार्ड है जिससे शायद उनके पिता को ट्रेस किया जा सकता है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर या ईबीटी कार्ड अमेरिकी सरकार द्वारा ऐसे लोगों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर हो। ये एक तरह का डेबिट कार्ड होता है जिससे केवल राशन वगैरह खरीदा जा सकता है और ये इजीली ट्रेस भी किया जा सकता है। इसमें हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट सीधा अमेरिकी सरकार से उस अकाउंट होल्डर के नाम पर आ जाता है। तो अब जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि रॉबर्ट के पास एक ईबीटी कार्ड मौजूद है, तो उन्होंने बिना देरी करे उस ईबीटी कार्ड की ट्रांजैक्शन निकलवाई। और कमाल की बात ये थी कि अब से तकरीबन सिर्फ एक महीने पहले ही रॉबर्ट का ईबीटी कार्ड सूजन के फार्म से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक वॉलमार्ट के स्टोर पर इस्तेमाल हुआ था। इस क्लू से शायद रॉबर्ट ट्रेस तो ना हो पाता, पर पुलिस ने सोचा वो एक बार उस स्टोर पर जाकर देख लेते हैं, क्या पता कोई सुराग ही हाथ लग जाए। तो पुलिस बिना देरी करे उस वॉलमार्ट स्टोर पर पहुंच जाती है और किस्मत से उधर पुलिस को सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए दिखते हैं। पुलिस के काफी देर तक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बावजूद भी रॉबर्ट हैनी उन फुटेजेस में नहीं दिखाई दिया, पर उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया जो रॉबर्ट का ईबीटी कार्ड इस्तेमाल कर रहा था। जी हाँ, ये चेहरा किसी और का नहीं बल्कि सूजन का था। पुलिस वालों को ये चीज काफी ज्यादा सस्पिशियस लगी और उन्होंने तुरंत ही सूजन के फार्म का सर्च वारंट निकलवाया और वो अब बिना देरी करे सूजन के फार्म पर छानबीन करने के लिए पहुंच गए। तो दिन था 10 जनवरी 2014 का। पुलिस वालों की गाड़ियों की आवाज सुनते ही सूजन घर से बाहर निकलती है और देखती है कि 3-4 गाड़ियां पुलिस वालों की उसके फार्म के बाहर खड़ी हैं। अब पुलिस वाले उसके पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि उनके पास उसके फार्म का सर्च वारंट है और वो रॉबर्ट हैनी की मिसिंग रिपोर्ट की जांच करने के लिए उसके फार्म पर आए हैं, क्योंकि आखिरी बार उसे उसके फार्म पर ही देखा गया था। इससे पहले कि सूजन कुछ बोल पाती, पुलिस वालों की अलग अलग टुकड़ियां पूरे फार्म के अंदर फैल गई और वो उस फार्म की तलाशी लेने लगे। और इसके अलावा एक सीनियर पुलिसकर्मी जो कि इस केस की छानबीन को लीड कर रहे थे, वो सूजन से कहते हैं कि उन्हें रॉबर्ट हैनी के गुमशुदा होने के सिलसिले में उनसे कुछ प्राइवेट में पूछताछ करनी है। तो सूजन और सीनियर पुलिसकर्मी सूजन के लिविंग रूम की तरफ चले जाते हैं। अब पुलिस वाला यहाँ पर डायरेक्ट ही सूजन को बोलता है कि उसने उसको रॉबर्ट हैनी का ईबीटी कार्ड इस्तेमाल करते हुए सीसीटीवी फुटेजेस में देखा है और उन्हें लगता है कि सूजन ने ये ईबीटी कार्ड रॉबर्ट से चुराया है, तो वो सीधा सीधा बता दे कि रॉबर्ट हैनी कहाँ है, वरना उसके लिए चीजें बद से बदतर होती जाएंगी। ये बातें सुनकर सूजन हैरान हो गई और वो यहाँ पुलिस वाले को शांत कराती है और बताती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये ईबीटी कार्ड और उसके साथ साथ पैसों से भरा हुआ एक एनवलप रॉबर्ट ने उसे जाने से पहले खुद ही दिया था और उसने कहा था कि तुम इन पैसों और ईबीटी कार्ड का इस्तेमाल उसके डॉग का ध्यान रखने के लिए करना। और क्योंकि अब उसको तकरीबन 3 महीने के आसपास का समय बीत चुका था उसके फार्म से गए हुए, तो जो उसने कैश दिया था वो सारा का सारा उसके डॉग के ऊपर खत्म हो चुका था, तो मजबूरन उसे उसका ईबीटी कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा। और वो आगे बोलती है कि आप खुद सोच कर देखिए, अगर मैंने रॉबर्ट का ईबीटी कार्ड चुराया होता तो क्या मुझे इस ईबीटी कार्ड का पिन पता होता। ये बातें सुनकर पुलिस वाले को सूजन का जवाब सेटिस्फैक्ट्री लगा और जो वो उस पर शक कर रहे थे वो उसे बेबुनियाद लगा। अब यहाँ पर वो सीनियर पुलिसकर्मी अपने साथी पुलिस वालों को जांच रोककर वापस चलने को कहने ही वाले थे, तभी बाहर से एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ सीनियर पुलिसकर्मी के पास लिविंग रूम में आता है और उनके कान में कुछ खुसफुसाने लगता है। जैसे जैसे वो उस पुलिस वाले की बातें सुनते जा रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। उन्हें जो बताया जा रहा था उनको उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। खैर, उस पुलिसकर्मी की सारी बातें सुनने के बाद वो एक गहरी सांस लेते हैं और अपनी जगह से उठते हैं और सूजन की तरफ देखकर बोलते हैं, मैम आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सूजन को पुलिस स्टेशन के छोटे से इंटरोगेशन रूम में बिठाया जाता है। सूजन इधर उधर देखकर बस परेशान हो रही थी कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। तभी सीनियर पुलिसकर्मी उस इंटरोगेशन रूम में एंटर करते हैं और पास में ही सेटअप करे कैमरे में रिकॉर्डिंग बटन पर क्लिक कर सूजन से पूछते हैं, क्या तुम्हारे फार्म पर किसी व्यक्ति की मौत हुई है। आप यकीन मानिए, उस दिन पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम में सूजन ने पुलिसकर्मियों को जो कहानी बताई वो इतनी ज्यादा हीनियस और दर्दनाक थी कि ये खबर अगले दिन के अखबार की हेडलाइंस बन गई।
सूजन ने पुलिस को बताया कि रॉबर्ट हेनी के लापता होने के बारे में उसने जो कुछ भी कहा था वह सच था। हालांकि उसने एक छोटी सी बात पुलिस कर्मियों से छुपाई थी, और वो बात ये थी कि सूजन को पैसों और ईबीटी कार्ड से भरा लिफाफा देकर जाने के बाद रॉबर्ट कुछ दिनों बाद फार्म पर वापस आया था। सूजन बताती है कि उसे रॉबर्ट की वापसी का पता तब चला जब एक सुबह वो उठी और अपने जानवरों को चराने के लिए अपने रूम से बाहर निकली। तभी उसकी नजर सुअरों के बाड़े पर पड़ी और उसने देखा कि सभी सुअर, जो कि आमतौर पर उस समय लेटे हुए या इधर-उधर आराम कर रहे होते थे, पर उस दिन वह सभी उठ गए थे और बाड़े के एक हिस्से में एक साथ जमा होकर जमीन पर पड़ी किसी चीज के चारों ओर एक घेरा बना रखा था, मानो जैसे कि वह सभी जमीन पर किसी चीज को देखने की कोशिश कर रहे हों। सुजैन अपना खाना वहीं आंगन में छोड़कर बाड़े की ओर दौड़ पड़ती है। बाड़ा फांद कर जैसे जैसे वो उन सभी सुअरों के करीब जाती है, उसे एहसास होता है कि सुअर न सिर्फ जमीन पर कुछ देख रहे थे, बल्कि वह जमीन पर गिरी हुई किसी चीज को खा भी रहे थे। सूजन सुअरों के घेरे के पास जाती है और उन्हें एक एक कर खींचकर हटाना शुरू करती है। कुछ सुअरों को हटाने के बाद जब वो जमीन की तरफ देखती है तो उसे वहां सुअरों के बीचों बीच रॉबर्ट पड़ा हुआ मिलता है। वह अपनी पीठ के बल वहां लेटा हुआ था और उसके शरीर के सारे अंदरूनी परत फट चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो सुअर उसके पेट के अलग अलग अंग उखाड़ कर खा रहे हों। उसकी हड्डियां बाहर आ चुकी थी, चारों ओर खून ही खून पड़ा हुआ था, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रॉबर्ट अभी भी जिंदा था। उसकी सांसें चल रही थी, वह अपना हाथ हिला रहा था और दर्द से करा रहा था। सूजन ने सुअरों को रॉबर्ट से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि वह वापस आते रहे और आक्रामक रूप से रॉबर्ट को खाना जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जन्मों के भूखे हों और इस खाने के अलावा उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। सूजन आगे बताती है कि उसने रॉबर्ट को वहां से उठाकर बाड़े से बाहर लेकर जाने का सोचा, लेकिन सुअरों के अटैक से रॉबर्ट दो हिस्सों में कट चुका था। सूजन को ऐसा लग रहा था कि अगर उसने रॉबर्ट को हिलाने की भी कोशिश की तो वो वैसे ही दम तोड़ देगा। इसलिए सूजन ने कहा कि उसने वही किया जो उसे उस समय सही लगा। वो बाड़े से बाहर निकलकर खलियान में गई, वहां से एक बंदूक निकालकर वापस बाड़े की ओर भागी। उसने निशाना बनाया और रॉबर्ट पर गोली चला दी। सूजन पुलिस को कहती है कि ऐसा करके उसने रॉबर्ट को उस दर्द भरी मौत से छुटकारा दे दिया, और यह पूरी तरह से एक दया का कार्य था, क्योंकि वह उसके दर्द को खत्म कर रही थी। रॉबर्ट के मरने के बाद सूजन ने कहा कि वो बाड़े से निकलकर अपने घर के अंदर चली गई और फिर 3 दिन बाद एक बैग लेकर वापस बाड़े में गई और रॉबर्ट के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा किए जिन्हें उसके सुअरों ने नहीं खाया था, और फिर उसने उन टुकड़ों को थैले में भरकर अपने खलियान के कूड़े के ढेर के ऊपर रख दिया। लेकिन रॉबर्ट के शरीर के बचे हुए टुकड़े अब सिर्फ खलियान के कूड़े के ढेर में नहीं रहे थे, क्योंकि जब सीनियर पुलिसकर्मी लिविंग रूम में सूजन से बात कर रहे थे तब एक पुलिसकर्मी ने सीनियर पुलिसकर्मी के कान में जो बात कही थी वो ये थी कि उन्हें बाहर एक पैर मिला है। बदकिस्मती से वो पैर रॉबर्ट का था, और वहां खलियान के अंदर कूड़े के ढेर में नहीं बल्कि फार्म के बीच में बिल्कुल बाहर खुले में पाया गया था। जब सूजन से इस बारे में सवाल किया गया तो उसने अपने बचाव में कहा कि शायद कोई जंगली जानवर खलियान में घुस गया होगा जो रॉबर्ट के पैर के टुकड़े को कूड़े के ढेर से खींचकर बाहर ले आया होगा। सूजन की बातें सुनकर पुलिस वाले शॉक में थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे वो उससे क्या सवाल पूछे, और उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है, जब आपने पहली बार रॉबर्ट को उस हालत में देखा था तब आपने 911 पर कॉल क्यों नहीं किया? शायद हम उसे बचा सकते थे, या कम से कम उसके मरने के बाद आपने किसी को क्यों नहीं बताया? इस पर सुजैन कहती है कि उसे डर था कि अगर उसके सुअरों ने जो किया था वो बात फैल जाती तो उसके सुअरों को सरकार द्वारा मार दिया जाता और वहां अपने गुजारे का एक बड़ा स्रोत खो देती, क्योंकि वहां अपने सुअरों का मांस शहर में बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसने कहा कि इस घटना के बाद भले ही उसके सुअरों को मारा ना जाता, पर उसे ये डर था कि शहर के लोगों को उसके सुअरों के बारे में जब इस बात का पता चलता तो उनका मांस कोई नहीं खरीदता। सुजैन पुलिस वालों को सटीक रूप से बताती है कि उन्हें वहां बैग कहाँ मिल सकता है जिसमें रॉबर्ट के अवशेष थे, और वहां पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए भी तैयार हो जाती है, जिससे कि वो ये प्रूफ कर सके कि अब वो सच बोल रही है। लेकिन जब वह वास्तव में पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए बैठती है तो वह बेचैन होने लगती है, खांसने लगती है और अलग अलग तरह के नाटक करने लगती है, जिससे टेस्ट ऑपरेटर को टेस्ट की गलत रीडिंग मिलती है। जब पहला पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म होता है तो टेस्ट के रिजल्ट गलत आते हैं और इन्वेस्टिगेटर सूजन से एक और टेस्ट लेने को कहते हैं, लेकिन इस बार भी पूरे टेस्ट के दौरान वह खांसती रहती है। कमरे में मौजूद इन्वेस्टिगेटर जब यह सब होते हुए देखते हैं, वो टेस्ट बीच में ही रोककर सूजन से कहते हैं कि वो उसके खेत की तलाशी लेने जा रहे हैं, और अगर उसके खेत में कुछ भी है जिसके बारे में उसने छुपाया हो तो वो काफी मुश्किल में पड़ सकती है और पुलिस उसे नहीं बख्शेगी।
पुलिस कर्मियों के ऐसा कहने पर सूजन घबराना बंद कर देती है और इन्वेस्टिगेटर्स की ओर बड़े ध्यान से एकटक देखती रहती है। और कुछ देर के बाद पास ही में पड़े एक कागज का टुकड़ा और एक पेन अपनी ओर खींचकर उस पर कुछ बनाना शुरू करती है। कुछ सेकंड के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अपने खेत का नक्शा बना रही थी और नक्शा पूरा तैयार हो जाने के बाद वह उस नक्शे के बीचों बीच एक बड़ा सा एक्स बनाती है और नक्शे को पुलिस वालों की तरफ सरका देती है और कहती है कि यदि आप इस एक्स के पास जाते हैं तो आपको वहां स्टीफन मिलेगा। इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ समझ नहीं आता है कि सूजन क्या कह रही है। वहीं पर मौजूद एक पुलिसकर्मी कहता है कि ये स्टीफन कौन है, हम तो रॉबर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद एक और बड़े राज का खुलासा होता है और यह पता चलता है कि रॉबर्ट सूजन के फार्म पर मरने वाला एकमात्र व्यक्ति नहीं था। रॉबर्ट को काम पर रखने से लगभग एक साल पहले यानी 2012 में सूजन ने स्टीफन डेलिचिनो नाम के एक अन्य व्यक्ति को काम पर रखा था और सूजन के अनुसार स्टीफन काफी हद तक रॉबर्ट जैसा था। उसके साथ मिलना जुलना बातचीत करना वाकई आसान था। वह शांत स्वभाव का था और वह कड़ी मेहनत करता था। लेकिन कुछ समय वहां काम करने के बाद सूजन बताती है कि उनके बीच कुछ कहासुनी हो गई थी। सूजन को शक था कि स्टीफन उसके खलियान से उसकी बंदूकें चुरा रहा था। वह स्टीफन से इस बारे में बात करने गई और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी आपस में लड़ाई होने लग गई। सूजन कहती है कि आगे क्या हुआ ये बात उसे अच्छी तरीके से याद नहीं है, लेकिन उस झड़प के दौरान किसी समय उसकी बंदूक चल गई और गोली स्टीफन के सर पर जा लगी और स्टीफन सुअर के बाड़े के बीच में जमीन पर गिर गया। उसके सिर से खून बह रहा था और तभी अचानक सभी सुअरों ने उसे घेर लिया और उसे नोच नोच कर खाना शुरू कर दिया। सूजन की ये बात सुनकर सभी पुलिसकर्मी दंग रह गए। उन्हें इतना बड़ा शौक लगा कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि सूजन से अब आगे क्या सवाल किया जाए। हैरान होकर इन्वेस्टिगेटर्स ने फिर से सूजन से पूछा कि अगर यह वास्तव में वैसा ही हुआ जैसा आपने कहा, या अगर आपके हाथों गलती से या अपने बचाव में गोली चल भी गई थी, तो आपने उस वक्त 911 पर कॉल क्यों नहीं किया? इस पर सूजन फिर से वही तर्क देती है कि उसे ये डर था कि उसके सुअरों को सरकार द्वारा मार दिया जाता या उसके सुअरों का मांस कोई नहीं खरीदता। रॉबर्ट हेनी और स्टीफन डेलिचिनो के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सूजन की कहानियां सुनने में चाहे जितनी भी झूठी लगे, पर पुलिस वालों को कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो सूजन के दावों को गलत प्रूफ कर सके। और परिणाम स्वरूप जब सूजन पर रॉबर्ट और स्टीफन की हत्या का मुकदमा चला तो इस केस का फैसला जूरी पर छोड़ दिया गया। जूरी का मानना था कि सूजन पूरी तरीके से झूठ बोल रही थी और वास्तव में सूजन, जो बहुत चालाक और गुस्से वाली महिला मानी जाती थी, उसने स्टीफन और रॉबर्ट को जानबूझकर गोली मारी थी और फिर उन्हें अपने सुअर के बाड़े में फेंक दिया था। 21 अप्रैल 2015 को इस घटना के लगभग एक साल बाद सूजन को रॉबर्ट और स्टीफन की हत्या और उनकी लाशों के साथ दुर्व्यवहार करने के 2 मामलों में दोषी ठहराया गया और उसे 50 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हिरासत में रहते हुए सूजन को यह कहते हुए सुना गया कि उसने अपने फार्म पर 17 और लाशों को भी इसी तरीके से दफन किया हुआ है। हालांकि जब पुलिस वहां गई और फिर से बड़े पैमाने पर वहां खोज की तो उन्हें वहां से कुछ भी नहीं मिला। तो ये कहानी थी सूजन मोनिका नाम की एक चालाक और हीनियस क्राइम को करने वाली महिला की। आपका क्या मानना है? क्या सूजन ने 2 से ज्यादा लोगों के साथ ऐसा कुछ किया होगा कि वो बस झूठ बोल रही होगी? अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप चाहे तो आप मेरे सोशल अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे कर्मकांड के अगले एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।